क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नॉकिंग। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग इन एन आईसी इंजन, sharp sound caused by premature combustion of part of compressed air fuel mixture in the cylinder। तो नॉकिंग किसी इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, आईसी इंजन के अंदर वो शार्प साउंड होता है जो हमारे फ्यूल के प्री मैच्योर कंबस्शन की वजह से होता है। प्री मैच्योर कंबस्शन से मतलब होता है कि वक्त से पहले उसका कंबस्शन हो जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि आईसी इंजन के अंदर कंबस्शन तभी होना चाहिए जब स्पार्क प्लग स्पार्किंग करे। प्री मैच्योर कंबस्शन से मतलब होता है जब स्पार्क प्लग के स्पार्किंग करने से पहले ही कंबस्शन हो जाता है, इसी से वो नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेट चेन ओलेफिन्स। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या नॉकिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कि ये हमारे इंजन्स के लिए कि एज को कम कर देता है, ये हमारे इंजन्स के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए फ्यूल इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि नॉकिंग की प्रॉब्लम सबसे कम हो। और उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होना चाहिए? मिनिमम ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नॉकिंग। सबसे ज़्यादा नॉकिंग तब प्रोड्यूस होगी जब फ्यूल का ऑक्टेन नंबर मिनिमम होगा। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। तो वही फ्यूल अच्छा है जिसका ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज गवर्न्ड बाय। इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के लिए न्यूनतम अवस्था का चिन्हन किससे नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर होगा हुंड रूल। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट x and z. The element of Z are in CCP arrangement and those of X occupy all the tetrahedral site. What is the formula of the compound? इसका आंसर देखते हैं। The atoms Z are in CCP arrangement while the atom X occupy all the tetrahedral sites. The number of tetrahedral sites is twice the number of atoms present in the CCP arrangement. अगर CCP arrangement में आपके पास X हैं, X atoms हैं, तो उसमें tetrahedral arrangements डबल होंगी। तो इसका आंसर होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला होगा X2Z, जहाँ पे Z हमारे पास एटम्स हैं एंड X2 हमारे पास टेट्राहीड्रल साइट्स हैं। तो इसका आंसर होगा X2Z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप। H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस बिकॉज। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जबकि H2O लिक्विड है और H2S गैस है। इसका रीज़न क्या है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि H2O लिक्विड में क्यों है, H2O लिक्विड की फॉर्म में क्यों है। H2O का फॉर्मूला होता है, H2O के फॉर्मूले में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और H2S के फॉर्मूले में है हाइड्रोजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन हमारा वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सल्फर हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसकी वजह से H2O में, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। मगर H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाते, इसीलिए ये गैसियस फॉर्म में ही रहता है। यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज़ लेस, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो पाते और इसीलिए ये गैसेस स्टेट में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यूरेनियम 235 इज bombarded with one neutron, fission occurs and the products are 3 neutrons, krypton 94 एंड। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियर एक हमारे पास फ्यूल है यूरेनियम 235 और इसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो चार्ज होगा 0, बट इनका वेट होगा 1। और रिजल्ट में क्या आ रहा है? रिजल्ट में हमें मिल रहा है क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें क्रिप्टॉन मिल रहा है। तो हमें ये बताना है कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या बनेगा। तो चलिए इसका आंसर है ये देखिए, ये रहा हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम पर हमने 1 न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग की, हमें क्रिप्टॉन मिल गया और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए। और हमें एक और एलिमेंट मिला है X, जिसका एटॉमिक वेट है A एंड एटॉमिक नंबर है Z। अब कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज और मास का यूज़ करेंगे। कॉन्जर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है? रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। मतलब 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन शुड बी इक्वल टू 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस A। 235 प्लस 1 इक्वल टू 94 प्लस 3 प्लस A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 139। अब देखते हैं, ये तो था हमारा कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। अब हम करेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज़। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या करेंगे? कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज में यूरेनियम पे कितना चार्ज है? तो 92 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका चार्ज हो गया 92। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसीलिए इसका चार्ज हो गया 0, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट की साइड में क्रिप्टॉन के ऊपर चार्ज होगा 36, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर आता है X के ऊपर चार्ज होगा Z। मतलब इस साइड का 92 इक्वल होना चाहिए 36 प्लस Z के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। मतलब ये जो हमारे पास नया कॉम्पाउंड होगा, थर्ड एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 139 और एटॉमिक नंबर होना चाहिए 56। तो एटॉमिक मास होना चाहिए 139 एंड एटॉमिक नंबर होना चाहिए 56। तो इसका आंसर होगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स दिए हैं और उनके एरिया का रेशो दिया हुआ है 25/36। देन द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, उनके पेरीमीटर का रेशो कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दोनों स्क्वायर्स के एरिया के रेशो दिए हुए हैं। पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड है A1, दूसरा जो स्क्वायर है उसकी साइड हमने एज्यूम कर ली है A2। ओके, अब इनका एरिया क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर का एरिया होगा A1 का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया होगा A2 का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है रेशो 25/36। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया A1 और A2 का रेशो। फिर हम आते हैं इनके पेरीमीटर पे। अगर मेरे स्क्वायर का साइड है A1 तो उसका पेरीमीटर होगा 4A1, और दूसरे वाले स्क्वायर का साइड है A2 तो उसका पेरीमीटर होगा 4A2। तो उनका रेशो कितना होगा? 4A1/4A2। तो हमारा आंसर आ जाएगा A1/A2, जो कि हमें पता ही है 5/6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसे हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि Z1 और Z2 दोनों के दोनों हमारे इस फॉर्मेट में होंगे, a प्लस जे बी के फॉर्मेट में होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है। और हमें ये बताना है कि इन चार दी हुई इक्वेशंस में से, इन चार दिए हुए आइडेंटिटी में से कौन सा करेक्ट है। तो ये चारों में से एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा सी, जो एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² minus 5x plus 1 equal 0, then the value of tan inverse alpha plus tan inverse beta is। पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने होंगे। इसके रूट्स आएंगे हमारे अल्फ़ा और बीटा, फिर उनकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी इस इक्वेशन में tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा में, और जो आंसर आएगा उसे हम टिक कर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6x² minus 5x plus 1 के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर में आ गए हैं दो रूट्स। पहला रूट आया है 1/3, दूसरा रूट आया है 1/2। tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा π/4। चलिए इसे थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/3 को, इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। इस वाले इक्वेशन में a की जगह पे रखेंगे 1/2 एंड b की जगह पे रखेंगे 1/3, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, नीचे हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। इन दोनों से ये दोनों क्रॉस हो गए, कट गए, तो हमारे पास आंसर आएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा π/4। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x माइनस कोसाइन ऑफ x। साइन x एंड कोसाइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेटिव के एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया y विच इज़ इक्वल टू साइन x माइनस कोसाइन ऑफ x। इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा कोसाइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। अब करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस कोसाइन ऑफ x। अब मैक्सिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि dy/dx 0 पर कितनी वैल्यू देगा। तो dy/dx था हमारा कोसाइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब x की वैल्यू होगी 3π/4। इस इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे d²y/dx² में, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2। तो इसका आंसर होगा √2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो इवेंट्स हैं हमारे पास,
ए इवेंट है, एक इवेंट है बी। ए और बी के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 5/6। ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5/6। बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। और ये बताना है कि इवेंट ए और बी ये क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं या फिर डिपेंडेंट हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन, कोई भी इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेड्स एंड टेल। किसी कॉइन में हेड और टेल, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/2 है, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है किसी कॉइन में, तो एक साथ हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसका आंसर है 0। कभी भी किसी कॉइन को टॉस करने पर एक साथ हेड और टेल नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। इस तरीके के इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। ये हो गई एसेंशियल कंडीशन, ये बताने के लिए कि कोई दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम सबकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग एट द सेम टाइम इज़ 0। इसका मतलब है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसका आंसर होगा बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज देन। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसका एंगल B है 60 डिग्री। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को ध्यान में रखें। अब एंगल B की जगह पे हम कोसाइन ऑफ 60 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा CA² - B² - AC, जो फर्दर सॉल्व करने पे हो जाएगा CA² CA का होल स्क्वायर इक्वल टू B² - AC। तो इसका राइट आंसर होगा C, 11 का C। चलिए 12th करते हैं। द रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर इज। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड है 18 सेंटीमीटर, एक साइड है 24 सेंटीमीटर, एक साइड है 30 सेंटीमीटर, और हमें इसके इन सर्कल का रेडियस बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये देखिए, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, एरिया डिवाइडेड बाय पी। वहाँ पे पी क्या है? तो पी इज़ द हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पी क्या है हमारे पास? पी है हमारे पास 36, और ये है इसका एरिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन टू बी 216, और रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया डिवाइडेड बाय पी। तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट्स हैव ब्लैंक वाइल एनिमल्स लैक इट। प्लांट के पास क्या होता है जो कि एनिमल्स में नहीं होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज होता कहाँ पर है? तो प्लांट्स की जो सेल वॉल हैं वो सेल्यूलोज से बनी होती हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल्स के अंदर, वाइल एनिमल्स डज नॉट हैव इट। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? तो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर। और एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन इकोसिस्टम in ways stated below. Which one of the statement below is false? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने से मतलब होता है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और हम उसे क्या करेंगे? उसे अर्थ के अंदर फिक्स कर देंगे, जिसे कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ कर सकें। इसे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, और उनमें से एक ऑप्शन है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा। तो देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, बाई साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर, ये भी ऑप्शन सही है, इससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बाई इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र जो कि इंडस्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, उनसे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाय डी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंपनी इज निक नेम्ड एज बिग ब्लू? किस कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है, जिसका उपनाम बिग ब्लू है, निक नेम बिग ब्लू है? तो इसका आंसर होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज, मशीन लैंग्वेज का एक और नाम है, वो क्या है? वो है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लो लेवल लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है 1 किलोबाइट हैज़ हाउ मैनी बाइट्स? तो इसका आंसर होगा डी, 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को परफॉर्म करता है? तो इसका राइट आंसर है मॉडम। मॉडम के नाम को ही अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ कमाल की चीज़ें पता चलती हैं। मो से आएगा मॉड्यूलेटर, और DEM से आएगा डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडम का नाम बना ही है मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोडम। इट परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 को कर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज? चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सर्विस थी जो सबसे पहली ईमेल सर्विस थी? तो उसका आंसर है हॉटमेल। हॉटमेल वो पहली सर्विस थी जो कि ईमेल की थी। ये जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल ये सब बाद में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ सेक्शन ऑफ कोड which control is transferred when the processor is interrupted is called? उस कोड के सेक्शन को क्या बोलते हैं जब प्रोसेसर पे कोई इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है और जहाँ पे कंट्रोल भेज दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, एम। ये एम रिप्रेजेंट करता है इंटरप्ट को, इंटरप्ट को। 21 का होगा। 21 देखते हैं। द रेडियन ऑफ अ नंबर सिस्टम
किसी नंबर सिस्टम का रेडियन क्या है? तो 21 का आंसर है equal to the number of its distinct counting digits. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट काउंटिंग डिजिट्स के इक्वल, डिफरेंट काउंटिंग डिजिट्स के इक्वल होता है। तो ये बात काफ़ी हद तक सच है। जैसे बाइनरी में 2 काउंटिंग डिजिट्स होती हैं तो इसका बेस हो गया 2। डेसिमल के अंदर 10 काउंटिंग डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक, तो इसका बेस हो गया 10। तो इसका 21 का राइट आंसर होगा सी। The radian of a number system is equal to the number of its distinct counting digits. Option C is correct. 21 के बाद है 22. Blank puts one user into direct conversation with the computer through the keyboard. नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो एक यूज़र को कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट कर देता है? तो इसका आंसर होगा 22 का ए, रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब ये रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? तो रियल टाइम प्रोसेसिंग इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। एक बहुत ही छोटे टाइम के अंदर डेटा का एग्जीक्यूशन होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग में। प्रूविंग नियर इंस्टेंटेनियस आउटपुट, और ऑलमोस्ट तुरंत आउटपुट उसमें मिल जाता है। मतलब यह है कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसमें मैंने इनपुट दिया और ऑलमोस्ट मिनिमम लैग के साथ तुरंत इसका आउटपुट मिल जाता है। और ऐसा होता है जैसे कि ये रियल टाइम में ही चल रहा है डेटा का प्रोसेसिंग। यही होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसके एग्जांपल क्या हैं? तो ATM मशीन्स, मोबाइल डिवाइसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। How many bit code is used by Moore code for टेलीप्रिंटर मशीन? एक टेलीप्रिंटर मशीन में कितने कोड्स का यूज़ होता है? तो इसका कितने बिट्स का यूज़ होता है? तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ब्लैंक इज़ अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स इन द इंटेल फैमिली। इन चारों में से कौन सा वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटेल फैमिलीज़ में माइक्रो कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करता है? तो इसका राइट आंसर है PL/M। PL/M is a high-level language conceived and developed by Gary Kildall in 1973 for Intel microprocessor। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज़ 0। किसी नैंड गेट का आउटपुट कब 0 होगा? तो इसे करने के लिए पहले हमें नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना होगा। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हमारे सामने है। इसका आउटपुट 0 कब होगा? तो नैंड गेट का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तभी 0 होता है जब इसके दोनों इनपुट्स हाई हों। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो इसमें से ऑप्शन है ऑप्शन सी, इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। तो इसका ऑप्शन होगा सी, इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। क्वेश्चन नंबर 26। TCXO इज प्रेफर्ड ओवर LC ऑसिलेटर बिकॉज। अब TCXO क्या है? TC का मतलब है टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड, XO का मतलब है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज प्रेफर्ड ओवर LC ऑसिलेटर बिकॉज, इसका आंसर होगा बिकॉज टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड क्रिस्टल ऑसिलेटर इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू। 4 रजिस्टर्स हैं जिसकी वैल्यू इक्वल है, तो मान लेते हैं उनकी सबकी वैल्यू है R। When connected in series across a supply of V volt dissipate 25 watts।
जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 25 वॉट्स पावर डिसिपेट कर रहे हैं. इफ़ द सेम रजिस्टर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर अब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितनी पावर डिसिपेट होगी. चलिए इसका सॉल्यूशन है. जब चारों रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो उनमें पावर डिसिपेट हो रही थी V²/4R. यहाँ पे V की वैल्यू आ गई √25 × 4R. और जब यही रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड थे तो इनकी पावर आएगी V²/R. तो इनका आंसर आ जाएगा 400 वॉट. पावर डिसिपेशन होगा 400 वॉट्स का. तो जो राइट आंसर है वो है डी, 400 वॉट्स. क्वेश्चन नंबर 28. A sinusoidal current wave of amplitude 100 amperes is passed successively through 1. A moving iron ammeter and a moving coil ammeter. Their reading will respectively be. एक साइनसॉइडल करंट है जिसका एम्पलीट्यूड है 100 एम्पियर्स, जिसे पहले मूविंग आयरन में पास किया गया, फिर मूविंग कॉयल में पास किया गया. इनकी रीडिंग्स क्या होंगी? तो चलिए देखते हैं. इसका आंसर है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमेशा मेज़र करता है आरएमएस वैल्यू को. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है आरएमएस वैल्यू को, और मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है हमेशा एवरेज वैल्यू को. तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2. पीक वोल्टेज दी हुई है 100 डिवाइडेड बाय √2 और आंसर आएगा 70.7 एम्पियर. अब एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो साइनोसॉइड की एवरेज वैल्यू होती है 0. तो आंसर में आएगा 70.7 एम्पियर एंड 0. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं. एन RLC सीरीज सर्किट will become purely resistive when the frequency of the applied voltage to the circuit is. कोई भी RLC सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बदल जाएगा जब इनपुट वोल्टेज की सिग्नल उसके रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी. और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का सही इक्वेशन होगा ऑप्शन ए, 1/2π √LC. क्वेश्चन नंबर 30. फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल्स आर यूज्ड फॉर. तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, ऑप्शन ए. अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझ लेते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय नोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. सिमिलरली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट by knowing the force and magnetic field, the direction of force and magnetic field. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वोल्ट मीटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ. एक वोल्ट मीटर के अंदर एसेंशियली क्या होता है? तो एक वो इसका राइट आंसर होगा अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर, ए. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक गैल्वानोमीटर है, उसके साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दिया गया है और यही हमारा एक एसेंशियल वोल्ट मीटर होता है. इसके अंदर ये एसेंशियल पार्ट्स हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज. किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, ज़ीरो लैगिंग होगा या फिर यूनिटी होगा? तो इसकी एक्सप्लेनेशन है अगर इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, अगर कैपेसिटिव लोड है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, और अगर रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा. तो इसका राइट आंसर होगा इंडक्टिव सर्किट के लिए इसका आंसर होगा ए, लैगिंग. अगर कैपेसिटिव होता तो लीडिंग और रेजिस्टिव होता तो यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एफ थर्मो EMF इज़ गिवन बाय. अगर थर्मो EMF की इक्वेशन दी हुई है E = AT + BT².
देन द न्यूट्रल टेम्परेचर इज, न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है। एट न्यूट्रल टेम्परेचर द ईएमएफ इज मैक्सिमम, न्यूट्रल टेम्परेचर पे ईएमएफ मैक्सिमम होता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज एंड टेम्परेचर के ग्राफ में। ईएमएफ मैक्सिमम होगा न्यूट्रल टेम्परेचर पे। इसका मीनिंग होगा कि रेट ऑफ चेंज ज़ीरो होगा, तो डी बाई डी टी हमारा आ जाएगा है हमारा ए प्लस बी 2bt, तो हमारा टी आएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई 2b। तो हमारा राइट आंसर है ए, 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 1 माइक्रोफैरेड। किसी मेटेलिक स्फीयर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, c इज इक्वल टू 4 पाई टाइम्स ई नॉट r। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी r की वैल्यू आएगी 9 किलोमीटर्स, तो इसका आंसर होगा c, 9 किलोमीटर्स। 35 करते हैं। 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि d डिस्टेंस अपार्ट है। इफ़ अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2, एक कॉपर प्लेट है जिसकी थिकनेस है d/2 इज केप्ट बिटवीन देम, द इफेक्टिव फोर्सेस विल बी, इफेक्टिव फोर्सेस कितनी होंगी? इसका सॉल्यूशन है, किसी भी 2 चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम कूलॉम लॉ का यूज़ करेंगे। फॉर कॉपर द k टेंड टू इन्फिनिटी, k वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो हमारा f हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0। क्वेश्चन नंबर 36, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड कंटेन्स एयर। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसे एक एंड पे क्लोज किया गया है और जिसके अंदर एयर है। इट प्रोड्यूसेस द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। इफ द ट्यूब इज ओपनड एट बोथ एंड्स, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्साइटेड इज। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, fundamental frequency for a tube closed at one end is given by f naught is equal to v by 4l। इस इक्वेशन से हमें v by l की वैल्यू आ गई 514 टाइम्स 4। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड वो आएगी f2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l। f2 की वैल्यू आएगी 1024 हर्ट्ज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, 1024 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 37, द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5200 एंगस्ट्रॉम। Photoelectrons will be emitted when this material is illuminated with monochromatic radiation from a। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन 37 का। हमें वेवलेंथ दी हुई है 5200 एंगस्ट्रॉम, हम वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी हमारी लाए करती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में, तो इसका आंसर होगा, हमारे चारों ऑप्शंस में एक ही है अल्ट्रावायलेट वाला आंसर, तो इसका आंसर होगा बी, 1 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 38, अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर व्हेन। किसी ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर कब यूज़ कर सकते हैं? हम किसी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर तब यूज़ करेंगे जब एमिटर फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर रिवर्स बायस हो। मगर हम इसे और भी अलग तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे अगर एमिटर फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर रिवर्स बायस है, तो ये एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। मगर अगर कलेक्टर फॉरवर्ड बायस है और एमिटर रिवर्स बायस है, तो इसे लोड इम्पिडेंस मैचिंग की तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39,
A capacitor and a resistor are connected in series to a sine wave generator. The frequency is set so that the capacitive reactance is equal to the resistance, and thus an equal amount of voltage appears across each component. If the frequency is increased, अगर frequency को increase करेंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है with the increase in frequency reactance will decrease, reactance कम हो जाएगा, the voltage drop also reduces across the capacitor. इसका मतलब है voltage across capacitor कम हो जाएगा और voltage across resistor ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40. द कट इन वोल्टेज ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज, किसी सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ए 0.7 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 41. द पर्पज ऑफ गवर्नर इन अ डीजी सेट इज टू रेगुलेट, किसी डीजी सेट में गवर्नर का क्या पर्पस होता है? क्या रेगुलेट करेगा? स्पीड, वोल्टेज, पावर या फिर करंट? तो इसका सॉल्यूशन है ये स्पीड को रेगुलेट करेगा, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 42. अ 60 हर्ट्ज 2 पोल अल्टरनेटर शुड रन एट, इसका सॉल्यूशन होगा रनिंग स्पीड निकालने के लिए हम 120 F/P का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर आएगा 3600 RPM. क्वेश्चन नंबर 43. प्लेट सेपरेशन ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर शेल. अगर प्लेट सेपरेशन को कम करेंगे तो उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी या फिर कम स्टोर होगी? इसका सॉल्यूशन है कैपेसिटेंस की वैल्यू का फॉर्मूला ये दिया हुआ है. अगर हम इस पैरेलल प्लेट के डिस्टेंस को कम करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. कैपेसिटेंस के इंक्रीज़ होने से एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, तो आंसर होगा इंक्रीज़ इन द एनर्जी. 43 का राइट आंसर होगा ए, इंक्रीज़. Question number 44. The synchronous motor can be used as a capacitor by, synchronous motor को as a capacitor कब use कर सकते हैं? तो इसका solution है on increasing excitation above the critical level, synchronous motor now starts delivering reactive power to the circuit. It increases the voltage of value of power factor toward leading or unity. Thus it acts as capacitor. तो इसका करेक्ट आंसर होगा by increasing excitation, option A. Question number 45. The transformer connection, which has gained considerable popularity to serve three-phase equipment and single-phase lighting load is, इसका करेक्ट आंसर है C, डेल्टा स्टार. Question number 46. A ball is thrown vertically upward from the ground with velocity 15 meter per second and rebounds from the ground with 1/3 of its striking velocity. The ratio of its greatest height before and after striking the ground is equal to. Question number 46 का solution है, हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as. सो स्ट्राइक से पहले की हाइट निकलेगी s1 में, स्ट्राइक ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद जो हाइट आएगी वो आएगी s2 और इन दोनों का रेशो आएगा 9:1. तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 9:1. अब आता है क्वेश्चन नंबर 47. A particle of mass 0.2 kilogram ties at the end of a spring is being rotated along a vertical circle of radius 0.5 at a critical speed of 5 meter per second. The tension in the string at the highest point of its path. इसका solution होगा
F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हमें m दिया हुआ है 0.2, r दिया हुआ है 0.5 एंड v दिया हुआ है 5। हमारा आंसर आएगा 10 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ अ स्पेशियल पैरेलल फोर्स सिस्टम इज ऑलवेज अ। इसका आंसर होगा सी, मोमेंट। Question number 50. In all engineering problems, a frame of reference at rest with respect to Earth is taken as an inertial frame. The assumption is valid because. इसका आंसर होगा because. Option B. The acceleration and angular velocity of Earth is so small that the error caused is negligible. Option B is correct. Question number 51. A force act in the plane of a paper from top to bottom. An anti-clockwise moment is applied on it. The line of action of the force will shift parallel to itself to get the simplest resultant. इसका solution होगा क्वेश्चन नंबर 51 का, to the right of the given link of the action of force in the plane. इसका correct option है C. Question number 52. If a body moving in a horizontal line with a certain velocity starts ejecting mass downward at the constant rate, the horizontal velocity of the body will. इसका solution होगा 52 का C, starts increasing at a constant rate. Kinetic energy की equation होती है half mv square. Here mass m is a linear parameter, so change will be linear or constantly increase. Question number 53. A mild steel rod 20 mm diameter is subjected to an axial pull of 50 kN. Determine the tensile stress induced in the rod and the elongation if the unloaded length is 5 m. E is equal to 210 gn per meter square. इसका सॉल्यूशन होगा, हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, L, D, E एंड P। स्ट्रेस की वैल्यू होगी P बाई A, A इज़ एरिया 159.15, स्ट्रेन की वैल्यू होगी 7.57 एंड एलोंगेशन की वैल्यू होगी 3.7 meters. Question number 54. In order to double the period of simple pendulum, the length of the string should be. अगर टाइम पीरियड को डबल करना है किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? इसका सॉल्यूशन है, टाइम पीरियड की इक्वेशन है ये। अगर हमें टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ हमारी 4 टाइम्स होनी चाहिए, मीन्स आंसर होगा क्वाड्रूपल्ड, 4 गुनी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55. One end of helical spring is fixed while the other end carries the load of W, which moves with simple harmonic motion. The frequency is given by. The answer is option B. 55 का option B. Question number 56. The center of gravity of T section of 100 mm, 150 meter and 50 mm from its bottom is given by. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस T सेक्शन का। Question number 57. A body is subjected to direct tensile stress of 300 megapascal in one plane, accompanied by a simple shear stress of 200 megapascal. The maximum normal stress will be. Question number 57 का solution है 400 megapascal, option D. Question number 58. A machine having an efficiency greater than 50% is known as.
किसी मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है तो इस मशीन को क्या कहेंगे? द मशीन इज़ नॉन एज रिवर्सिबल। 58 का आंसर होगा ए, रिवर्सिबल मशीन। क्वेश्चन नंबर 59, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। हमें फोर्स बताना है, हमें मास दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो सिंपल होगा F इज इक्वल टू एम ए। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का। 500 न्यूटन्स, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, द श्रिंकेज अलाउंस फॉर अ कास्ट आयरन पैटर्न इज। इसका सॉल्यूशन होगा 10 मिलीमीटर्स पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 61, लोम सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ। लोम सैंड किसका मिक्सचर है? तो इसका सॉल्यूशन होगा 61 का ए, 50% सैंड एंड 50% क्ले। इसके मिक्सचर को लोम सैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन जॉइनिंग माइल्ड स्टील शैंक टू हाई स्पीड ड्रिल इज नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन होगा फ्लैश बट वेल्डिंग, ऑप्शन सी, फ्लैश बट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन बी, m1 L1 T-3 θ-1, ऑप्शन बी। Question number 64, if a body is raised from the surface of earth up to height r, what is the change in potential energy? Question number 64 का आंसर है mgr, option A। At ground the height h is equal to 0, so the potential energy is also 0. At the height r the potential energy is mgr, so the change in potential energy is simply the difference between the two. So the answer is mgr, option A। 64 का option A। 65, a piston of cross section area A is fitted in cylinder in which gas of volume V at pressure P is enclosed. Gas obeys Boyle's law. What is the angular frequency if piston is displaced slightly? Question number 65 का solution है A। 65 का आंसर होगा A, √AG/V। Question number 66, X-rays are used in determining the molecular structure of crystal because of its। Question number 66 का आंसर है ऑप्शन C, radiation of longer wavelength cannot resolve the details of the structure, while radiation of much shorter wavelength is diffracted through small angles. Using diffraction of X-rays is employed in the study of crystal structure, as X-ray have wavelength comparable to interatomic spacing। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के इक्वल इसकी वेवलेंथ होती है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन होगा ऑप्शन सी। 67, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन है 9/8। क्वेश्चन नंबर 68, पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, इसका मोमेंटम है p इज इक्वल टू mv, और इसका काइनेटिक एनर्जी बताना है।
अगर इसे V से मल्टीप्लाई कर दें और इसे V से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से दोनों साइड में अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है p² डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 68। क्वेश्चन नंबर 69, इट इज़ पॉसिबल टू हियर बीट्स फ्रॉम 2 वाइब्रेटिंग सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का डी। टू लिसन बीट डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इन रेंज ऑफ 10 to 15 हर्ट्ज ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। If mass of earth is me and radius is re, then the ratio between acceleration due to gravity g and gravitational constant g is equal to। क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन है ऑप्शन बी me बाय re स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71, SS316 is an alloy of iron। क्वेश्चन नंबर 72, ब्लैंक इज यूज टू मेक ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 73, a sample of rock from moon contains equal number of atoms of uranium and lead. T½ for uranium is 4.5 10 to power 9 years. The age of the rock would be। क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन है हाफ लाइफ की इक्वेशन है ये। इसमें वैल्यू पुट करने पे हमें k की वैल्यू आ जाएगी और एज फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में सिंपली पुट कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 4 × 10 to power 9 years। क्वेश्चन नंबर 74, how many isomers are possible for C4H10? C4H10 is butane और इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 74 का डी। There are 4 isomers, 4 isomeric alcohols। क्वेश्चन नंबर 75 है इन अल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस द एल्यूमिनियम acts as। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।